उसका एतराज है। बिलखुसूस सूबाए सिंध की तमाम सियासी जमातों ने 2017 से लेकर अब तक अपना ये मौक़िफ़ 2017 की मर्दमशुमारी के खिलाफ पब्लिक के सामने तनवे किया है कि 2017 के सेंसस सूबाए सिंध की दुरुस्त पॉपुलेशन या आबादी को कन्वे नहीं करते। ये बयानबाजी, ये बयानात, जैसा कि मैंने आपको कहा, हर सियासी जमात, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो या GDA हो, इन तीनों जमातों ने पिछले 3 साल में तवातुर के साथ अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान के पार्लियामान में, असेंबलियों में भी, सियासी फोरम्स में और जो इस तरह की गुफ्तगू शनीर होती है उसके अंदर जारी व सारी रखा है। बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की और मैंने इससे पहले भी आपको ये गुजारिश की थी कि दर हकीकत सूबाए सिंध का मुकदमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लड़ा है मर्दमशुमारी के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने लड़ा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के वजीर आला ने सूबाए सिंध का ये मुकदमा लड़ा है। बाकी लोगों ने बयानबाजी की है, बातें की हैं, और मैं आज आपको कुछ तफसीलात शेयर करूंगा जो कि इस बात को बिल्कुल अया कर देगी कि कौन सिंध की आवाम को गुमराह कर रहा है और कौन सिंध की आवाम का वफाक के सामने मुकदमा लड़ रहा है। इस हवाले से PTI, MQM और GDA ने एक मंसूबा तैयार किया है अपने इख्तिदार को तूल देने के लिए। अपनी हुकूमत की खातिर उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि 2017 के सेंसस को CCI मंजूर करे। और जब मैं ये कहता हूं कि ये फैसला उन्होंने कर लिया है, ये मंसूबा उन्होंने बना लिया है, इसके भी मैं आपके साथ दस्तावेजात शेयर करूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2017 से लेकर अब तक जब जब मर्दमशुमारी के रिजल्ट काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के सामने पेश हुए, वजीर आला सिंध ने अपना पुरजोर सिंध की आवाम का मौक़िफ़ CCI के सामने रखा और उस मौक़िफ़ की वजह से CCI ने अभी तक मर्दमशुमारी के जो रिजल्ट थे उनको नोटिफाई नहीं किया। और जो पिछली मीटिंग CCI की नवंबर 2020 में हुई थी, उसके अंदर CCI ने वजीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में वजीर आला सिंध की बातें सुनने के बाद ये फैसला किया यूनानिमसली कि जो वफाकी काबीना की कमेटी है अली ज़ैदी साहब की सरबराही में, वो कमेटी सूबों से अपना मौक़िफ़ सुनने के बाद अपनी सिफारिशात को मुरतब करेगी। इस कमेटी के अंदर अली ज़ैदी साहब, जिनका ताल्लुक PTI से, वफाकी वजीर, जो बहुत सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि जवाब दें हैं लोग, वो उसके कन्वीनर हैं। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा, जिनका ताल्लुक GDA से, वफाकी वजीर, वो भी इसकी मेंबर हैं। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अमीनुल हक साहब, वफाकी वजीर, इस कमेटी के मेंबर थे। इस कमेटी ने किसी भी सूबे से मशावरत किए बगैर CCI के फैसलों की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी रिपोर्ट काबीना के सामने पेश की। और काबीना ने भी वजीर आजम, जो कि CCI की सरबराही करते हैं और काबीना की भी सरबराही करते हैं, वजीर आजम पाकिस्तान ने भी इस कमेटी से यह सवाल नहीं पूछा कि भाई
मैंने आपको डायरेक्शन दी थी, सीसीआई ने आपको डायरेक्शन दी थी कि आप सूबों से उनकी रिजर्वेशन जानने के बाद अपनी रिपोर्ट को मुरतब करें। बार कैफ सीसीआई के आईनी कानूनी फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए अली जैदी साहब की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट काबीना के सामने जमा कराई और रिपोर्ट काबीना ने मंजूर कर ली, जो कि सीसीआई के आज होने वाले इजलास में जो कि मुलतवी कर लिया गया है उसमें पेश की जाने की फॉर्मल मंजूरी के लिए। मैंने आपको इसका बैकग्राउंड इसलिए बताया है कि ये तमाम लोग बिलखुसूस मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और जीबीए मर्दमशुमारी के हवाले से अपने हर इवेंट पे, अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने एतराज़ात पेश करते हुए कहते हैं कि मर्दमशुमारी गलत हुई है। सही पॉपुलेशन इस सूबे की मर्दमशुमारी में नहीं दिखाई गई। लेकिन जब आप इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं, वो रिपोर्ट जो कि उस कमेटी ने बनाई है, जिस कमेटी के सरबरा जनाब अली जैदी साहब, मेंबर फहमीदा मिर्जा साहिबा और अमीरुल हक साहब हैं, तो आपको नजर यह आता है कि उस कमेटी ने उस सेंसस के कंट्रोवर्शियल रिजल्ट्स को मंजूर करने की सिफारिश पेश की है। और अगर इस रिपोर्ट को मैं कुछ पार्ट्स इसके पढ़ूंगा आपके सामने, वो ये मानते हैं कि ये सेंसस शफाफ नहीं हुए हैं। इस रिपोर्ट में लिखा है कि हां सेंसस शफाफ नहीं हुए, लेकिन फिर भी हम इसको मंजूर करने की सिफारिश पेश करते हैं। 2 पेज की रिपोर्ट है ये। और पहला पॉइंट जो सिफारिश का है उसमें कमेटी फरमाती है, इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट 6 पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस 2017 should be accepted as final, although there are reservations on the said census। यानी कि कमेटी मान रही है कि इस मर्दमशुमारी पर एतराजात हैं शफाफियत के हवाले से, उसकी वेरासिटी के हवाले से, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि इसको मंजूर कर लिया जाए। दूसरी बात, इस पूरी रिपोर्ट में कहीं पर भी जीडीए का मौकिफ, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा का मौकिफ नजर नहीं आता कि उन्होंने किस तरीके से सिंध की तर्जुमानी की। चूंकि ये वफाकी काबीना की कमेटी थी, कोई सिंध हुकूमत का इसके अंदर नॉमिनी नहीं था, कोई पीपल्स पार्टी का नॉमिनी नहीं था। नॉमिनी किसके थे? पीटीआई के, जीडीए के, एमक्यूएम के। तो जीडीए के जो नुमाइंदे थे इस कमेटी में, उनका कोई ऐतराज, उनका कोई मौक़िफ़ सूबाई सिंध के हवाले से इस 2 पेज की रिपोर्ट पर नजर नहीं आता। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अमीरुल हक साहब का मौक़िफ़ नजर आता है। अमीरुल हक साहब फरमाते हैं कि हमारे एतराजात हैं इस रिपोर्ट के पैरा नंबर 3 पे, हमारे एतराजात हैं। और ये बात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के तमाम लीडरान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, सियासी इज्तिमात में कहते हैं कि हमारे एतराजात हैं इसके ऊपर। तो अमीरुल हक साहब ने अपने एतराजात कन्वे किए, बट बताया ये जाता था कि एमक्यूएम किसी इस फैसले की तायीद नहीं करेगी। इस रिपोर्ट के अंदर अमीरुल हक साहब के बारे में लिखा है कि उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं सेंसस को, एतराज अपना बयान किया, अपनी रिजर्वेशन बयान की, बट आखिर में उन्होंने कहा, सैयद अमीनुल हक, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन, एक्सप्रेस्ड हिज विलिंगनेस, अपनी आमादगी का इजहार किया, टू कंसिडर एनी फॉरवर्ड लुकिंग ऑप्शन which would facilitate early holding of local government elections,
एंड होल्डिंग ऑफ नेक्स्ट सेंसस बिफोर नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी इन सेंसस, इन मुतनाज़ा सेंसस के बारे में आमादगी का इजहार किया। तो गोया इन सेंसस के खिलाफ अगर एतराज अभी तक किसी ने जेन्युइनली कानूनी एतबार से, आईनी एतबार से रेज किया है तो सिंध हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रेज किया और आज भी उस एतराज के ऊपर कायम है। पिछले सीसीआई के इजलास में वजीर आला सिंध ने यह कहा, दो टोक मौक़िफ़ पेश किया कि हमारे एतराज़ात हैं और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू की तायीद करते हुए सीसीआई ने यूनानिमसली फैसला किया कि सूबों का मौक़िफ़ सुनने के बाद ये कमेटी अपनी रिपोर्ट फाइनल करेगी। इस 2 पेज की रिपोर्ट में कहीं पर भी सूबों का मौक़िफ़ नहीं है। हाँ, जीडीए का मौक़िफ़ है जिसने सिंध का मुकदमा नहीं लड़ा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़ है जिसने सियासी एतबार से तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इसमें उन्होंने सरेंडर किया फेडरल गवर्नमेंट के सामने। अली जैदी साहब, जिनका खुद ताल्लुक कराची शहर से है, उन्होंने खुद रेकमेंड किया कि इसको मंजूर कर लिया जाए। आज के सीसीआई के इजलास में, जो कि मुलतवी हो गया, सिंध हुकूमत फिर अपना 2 टोक मौक़िफ़ पेश करना था वज़ीर आला सिंध को कि आपकी ये काबीना की रिपोर्ट सीसीआई के पुराने फैसलों, माजी के फैसलों के खिलाफ है। ना ये 5% ऑडिट करवा रही है जो कि सीसीआई ने फैसला किया, ना सूबों से उनका मौक़िफ़ ले रही है। यकतरफा तौर पर वफाकी हुकूमत मुतनाज़ा सेंसस को अप्रूव करने की कोशिश करेगी। ये पूरा आज पॉइंट ऑफ व्यू वज़ीर आला सिंध को कन्वे करना था, लेकिन चूंकि सीसीआई का इजलास वज़ीर आज़म ने मुलतवी कर दिया, तो जो भी अब नेक्स्ट मीटिंग होगी, पीपल्स पार्टी का जियाला वज़ीर आला सूबाई सिंध का मुकदमा सीसीआई के सामने रखेगा। वो मुकदमा जिसके बारे में जीडीए, एमक्यूएम ने बातें बहुत की हैं, पीटीआई ने बातें बहुत की हैं, लेकिन मुकदमा लड़ा नहीं। दूसरी बात, पिछले कुछ रोज से सवाल जवाब की बड़ी बात हो रही है। वफाकी वजीर अली जैदी साहब कहते हैं कि आप जवाब दें। अली जैदी साहब ने आइन के ऊपर हल्फ लिया है, वो एक आइनी ओहदे पर विराजमान है। मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा अली जैदी साहब को और उनके रुफका को कि आईने पाकिस्तान का मुताला कर लें। आईने पाकिस्तान के तहत कोई भी सूबाई हुकूमत किसी वफाकी वजीर के सामने जवाबदेह नहीं है और ना कोई वफाकी वजीर किसी सूबाई हुकूमत के सामने जवाबदेह है। आप जवाबदेह होते हैं कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, और आइन के मुताबिक वफाकी हुकूमत पार्लियामान के सामने यानी कि कौमी असेंबली और सेनेट के सामने जवाबदेह है, और सूबाई हुकूमतें अपनी अपनी सूबाई असेंबली के सामने जवाबदेह हैं। अली जैदी साहब को सवाल पूछने का इतना शौक है तो सिंध असेंबली के मेंबर बन जाएं, इलेक्शन लड़ लें, सिलेक्ट होने की कोशिश कर लें वो, क्योंकि इलेक्ट तो वो नहीं हो सकते, तो सवाल पूछ पाएंगे वो। उनके जो यहां पर एमपीएस मौजूद हैं वो रोज सवाल पूछते हैं, उन सवालात का हम जवाब देते हैं, हम ताबे हैं आइन के। लेकिन ये जो एरोगेंस है, ये जो रऊनियत के साथ बात की जाती है, ये गैर मुनासिब है। ये आईने पाकिस्तान को पढ़ लीजिए, अगर ये इस तरह की रवायत स्टैब्लिश करेंगे तो रोज सूबाई हुकूमत अली जैदी साहब से सवाल पूछना शुरू कर देगी। और मैं उनके इदारों के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान हैं जो उनकी डिपार्टमेंट के मातहत चलते हैं, मैं सवालात पूछ सकता हूं, लेकिन जो तरीकेकार है उस तरीकेकार को फॉलो करने की जरूरत है। और तरीकेकार है पार्लियामान, तरीकेकार है स्टैंडिंग कमेटी। तो ये जो
आइन को पढ़े बगैर, कानून को, कवानीन को पढ़े बगैर ब्रेकिंग न्यूज बनाने की खातिर, खबरों में आने की खातिर जो इस तरह की लोग हरकतें करते हैं, ये गैर मुनासिब है। लेकिन मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा कि अली जैदी साहब को सवाल पूछने का इतना शौक है तो वजीर आजम से सवाल पूछिए कि वजीर आजम साहब, चीनी के निर्खों में अभी तक सेंचुरी क्यों हुई हुई है? आपके नोटिस लेने के बाद, शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आने के बाद चीनी की कीमतें 55 रुपए किलो क्यों नहीं हुई? क्यों 100 से ऊपर तजावुज कर गई है? अगर आपको सवाल पूछने की जरूरत है तो आटे का बहरान, जो आटे की कीमतों में इजाफा हुआ, उसके बारे में सवाल पूछें। अगर आपको सवाल पूछना है तो जब पूरे पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थी आपकी नाअहली की वजह से, आपकी वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से, आप उसके ऊपर सवाल पूछिए, क्योंकि आपका डोमेन है ये वफाकी हुकूमत का। अगर आपको सवाल पूछना है तो जो सर्कुलर डेट पिछले 2.5 साल में आपकी हुकूमत की नाअहली की वजह से 1100 अरब से बढ़ के 2400 अरब पर आ गया है। 2.5 साल में 1300 अरब रुपए, 1.3 खरब रुपए का इजाफा जो सर्कुलर डेट में हुआ है, आप उसके ऊपर सवाल पूछिए। आपको सवाल पूछना है तो आप सवाल पूछिए कि वो कौन कौन से वुज़रा, मुशीरान, मुआवने खुसूसी जिनका मफादात का टकराव है और वो अपनी मफादात की खातिर वज़ीर आज़म से फैसले कराते हैं जो कि पाकिस्तान की गरीब आवाम का इस्तेहसाल करते हैं। आपको सवाल पूछना है, आप उनसे सवाल पूछिए। आप सवाल पूछिए कि क्या अभी किसी मुआवने खुसूसी, किसी कंपनी को जो IPP की पेमेंट होने जा रही है उसमें एक बहुत बड़ी रकम पे की जा रही है या नहीं? आपको सवाल पूछना है तो सवाल पूछिए कि गरीब आदमी के घर को मिसमार कर दिया जाता है, आम आदमी के घर को मिसमार कर दिया जाता है, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान के घर को रेगुलराइज कर दिया जाता है। एक अजीमोशान इमारत है इस्लामाबाद के अंदर, उसको रेगुलराइज या तो कर दिया गया है या करने की तैयारी की जा रही है, और बताया जाता है कि उसके अंदर भी वजीर आजम पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट है, कोई प्रॉपर्टी है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, इन सवालात का आप जवाब दे दीजिए। आपको सवाल पूछना है तो आप सेंसेस, जो आपकी जिम्मेदारी थी, आप उसके ऊपर सवाल पूछ लीजिए। आपको सवाल पूछना है तो आप वजीर आजम से सवाल पूछिए कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने मेरे शहर के लिए 162 अरब रुपए का तरक्याती फंड का ऐलान किया था, वो कहां है? कि वो 162 अरब रुपए कहीं लग गए, कोई डेवलपमेंट हो गई, कोई तरक्याती काम हो गया? आपको सवाल पूछना है तो आप वजीर आजम से सवाल पूछिए कि आलम पनाह, आप कराची कब तशरीफ ला रहे हैं ताकि वो जो फायर टेंडर नून लीग की हुकूमत ने कराची शहर को दिए थे, माजी की हुकूमतों ने कराची की शहर को दिए थे, वो फायर टेंडर्स KMC के हवाले कर दिए जाएं ताकि फायर टेंडर्स का इस्तेमाल हो सके। अभी तक तो वजीर आजम उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है। कराची मुंतजिर है वजीर आजम का। अगर सवाल पूछना है तो वजीर आजम से सवाल पूछिए कि मेरे वजीर आजम, मेरे कप्तान, आपने ऐलान किया था कि मेरे इख्तिदार में आने के बाद गवर्नर हाउस नहीं रहेगा, वजीर आजम हाउस नहीं रहेगा। क्या गवर्नर हाउस सिंध, पंजाब, KP, बलूचिस्तान खत्म हो गया? क्या वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद खत्म हो गया? वो जो आपने यूनिवर्सिटी का ऐलान किया था, वजीर आजम हाउस में बैठकर नफीस लोगों के साथ, अपने इत्तेहादियों के साथ, के हैदराबाद शहर के लिए एक पब्लिक यूनिवर्सिटी वफाकी हुकूमत इनॉग्रेट कर रही है। ऐलान नहीं किया, इनॉग्रेट कर दी उन्होंने। आप सवाल पूछ सकते हैं वजीर आजम पाकिस्तान से कि मेरे वजीर आजम, मेरे कप्तान, क्या वो यूनिवर्सिटी कायम हो गई है? क्या वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं? हमारे हैदराबाद के, जामशोरों के, टंडो मोहम्मद खान टंडो अल्लाह यार के, कराची के बच्चे क्या वहां जाके तालीम हासिल कर रहे हैं? क्या उसका चार्टर अप्रूव हो गया है? क्या उसकी जमीन दे दी गई है? उन चीजों के ऊपर आप सवाल नहीं पूछते, क्योंकि आपको पता है
कि आपके पास उन सवालात का जवाब नहीं है, और सवालात का जवाब इसलिए नहीं है कि आपने पिछले 2.5 सालों में बातें करने के अलावा कोई और चीज की नहीं। तो आप बार बार ये जो इंसिडेंट्स क्रिएट करते हैं इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए, ताकि एक आम आदमी आपसे सवाल ना पूछे। वजीर आला सिंध जवाबदेह है, सिंध हुकूमत जवाबदेह है, लेकिन अली जैदी साहब को नहीं, सिंध असेंबली को, सिंध असेंबली के अराकीन को। और कोई वफाकी वजीर आके धौंस दराजी के साथ टर्म्स को डिक्टेट नहीं कर सकता। मेरी एक गुजारिश है कि मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैंने कुछ सवालात पूछे हैं। अगर उन सवालात का जवाब पीटीआई के वुज़रा दे दें कोई और इल्जाम लगाए बगैर, तो बड़ी मेहरबानी होगी। आखिर में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त कंफ्यूज्ड है कि यूटिलिटी स्टोर्स का एमडी सही बोल रहा है या चेयरमैन सही बोल रहा है। दोनों आपके अपॉइंटीज हैं, दोनों आपके अपॉइंटीज हैं। और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन वो इदारा है जिसका बुनियादी काम है ये सस्ती प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना। पाकिस्तान की आवाम ये सवाल पूछ रही है कि क्या चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन दुरुस्त बात कर रहे हैं या एमडी दुरुस्त बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम ये सवाल पूछ रही है क्या चेयरमैन पीटीवी नईम बुखारी साहब सही काम कर रहे थे या एमडी पीटीवी सही काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम ये सवाल पूछ रही है कि वजीर आजम पाकिस्तान के वो वादे जो कि 2018 से पहले 1 करोड़ नौकरियों की शक्ल में, 50 लाख घरों की शक्ल में वजीर आजम ने किए थे, या वो इकदाम जो आजकल वो गरीबों के घर गिराने के और गरीबों से पाकिस्तान स्टील मिल की 4,500 मुलाजमीन से रोजगार छीनने के जो फैसले वफाकी हुकूमत कर रही है वो फैसले दुरुस्त हैं। बहुत शुक्रिया। आपने अभी जिक्र किया, इसमें सेंसस के हवाले से जिक्र किया, मर्दमशुमारी के हवाले से आपने जो जिक्र किया उससे तो लगता ही है कि एमक्यूएम ने और पीटीआई ने तय कर लिया और उनका मुआहदा हो गया है कि अब ये मर्दमशुमारी के नताइज कराची वालों पर मुसल्लत किए जाएंगे बिलखुसूस, और बिलुमूम सिंध पर भी। तो ये क्या इस रिपोर्ट का मकसद ये है कि इन दोनों ने एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमने मर्दमशुमारी तस्लीम नहीं की और आपसे भी मुलाकात हुई थी, इससे तो लगता है कि दोनों ने एक फैसला कर लिया है। मैं आपके टीवी चैनल पर गया था और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक अहम लीडर ने उस टीवी प्रोग्राम पर कौम के सामने कहा था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है मर्दमशुमारी के हवाले से, और हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। अफसोस की बात यह है कि सियासी एतबार से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, टीवी प्रोग्राम्स में मौक़िफ़ कुछ और होता है, लेकिन दस्तावेजात कुछ और कहते हैं, कागजात कुछ और कहते हैं, सरकारी रिकॉर्ड कुछ कहता है। मैंने इसलिए पढ़ के आपको सुनाया, और मैं गलत बयानी पर बिलीव नहीं करता। मैंने आपको कहा कि अमीरुल हक साहब ने अपना एतराज पेश किया, लेकिन आखिर में अग्री कर गए वो। उन्होंने कोई वॉकआउट नहीं किया, कोई डिसेंट नहीं किया इस रिपोर्ट के साथ। फहमीदा मिर्जा साहिबा का कोई पॉइंट ऑफ व्यू मुझे इस रिपोर्ट के अंदर नजर नहीं आ रहा। तो मैं तो ये सवाल खड़ा कर रहा हूं कि ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके पीटीआई वाले हों, जीडीए वाले हों, एमक्यूएम वाले हों, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, ऐलाना तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन अमली एतबार से जो चीज करते हैं वो आपके सामने है कि उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि अवाम को बार बार कहते हैं, वो पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे हट गए और वफाकी हुकूमत की एकतरफा रिपोर्ट है का वो पार्ट एंड पार्सल है। ये बताइएगा कि पास किया गया सिंध असेंबली से कि कोई भी मरीज होगा, जख्मी होगा, उसका इलाज किया जाएगा, लेकिन एक 18 साल फरजाना जो है मेमन अस्पताल पहुंचाई गई और उसके जो घर वाले हैं उनसे 5 लाख रुपए की डिमांड की गई और वो बच्ची दम तोड़ ली।
उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, अस्पताल के खिलाफ, और इंसानी जान के दया का क्या अदाला करेंगे? ये थोड़ा सा कानून पढ़ लें। ये कानून कहता है वो लोग जो कि एक्सीडेंट्स का जिनका इशू होता है, मैं गुजारिश करना चाहता हूं, ये जो एक्सीडेंट्स के तहत चीजें होती हैं उसके अंदर उन अस्पतालों को तिब्बी इमदाद देना लाजमी है और वो देंगे। ये आपने इशू रेज किया, ये इशू मीडिया पर आया है, इसको हमने टेकअप किया और हेल्थ डिपार्टमेंट को चेक कर रहा है और इंशाल्लाह जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो इस अस्पताल के खिलाफ की जाएगी। हमने जो कानून पास किया है हम उसको इम्प्लीमेंट करने पर बिलीव करते हैं और इंशाल्लाह उसको मनोवन इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अच्छा साहब ये बताएगा कि आज इजलास नहीं हुआ, जीडीए का मौक़िफ़ तो वाज़ेह आ गया, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आप बता रहे हैं। अब सीसीआई में अगर ये नतायज मंजूर हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी का अगला राय क्या होगा? देखिए अभी तो जब सीसीआई का अगला इजलास होगा तो वज़ीर आला सिंध ये मुकदमा लड़ेंगे वहां पर और ये कहेंगे कि यार आप कानून को फॉलो नहीं करते, आप हमारी बातों से इत्तेफाक नहीं करते, आप अपने किए गए फैसलों को तो माने। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुद फैसला किया था सीसीआई की सरबराही करते हुए कि सूबों का मौक़िफ़ लिया जाएगा, तो कैसे अब ये शफ़क़त ने पहले पूछा था क्या पीपल्स पार्टी जो है वो अदालत का दरवाजा भी खटखटाएगी सेंसस के इशू के ऊपर? अगर सीसीआई से आप मुतमईन नहीं होते तो क्या करेंगे अदालत? इस ऑप्शन को भी कंसिडर किया जा सकता है पार्टी के अंदर, पार्टी इसको कंसिडर करेगी। बट मैं पर्सनली अभी ये समझता हूँ कि इसको जो पार्लिमानी रिवायात आपके पास हैं, जो कवानीन आपके पास मौजूद हैं, उसकी रोशनी में अभी भी हल किया जा सकता है। अफसोस इस बात का है कि वो लोग जो कि रूल ऑफ लॉ के फॉलोअर कहते थे, चैंपियन कहते थे, वो उस रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने पर अब बिलीव नहीं रखते। हम भरपूर तरीके से अपने आईनी कानूनी ऑप्शंस को इस्तेमाल करेंगे, अपना मुकदमा लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीत जो है वो हक और सच की होगी। अच्छा सर ये बताएगा, अच्छा सर ये बताएगा कि 2017 में हुई थी, 4 साल होने को है, नेक्स्ट मर्दोशुमारी भी सर पर आन पड़ी है, इसका फैसला नहीं होगा तो अगली मर्दोशुमारी कैसी होगी और जो जिसका जिया होगा, जो नुकसान होगा, तो उसका नुकसान जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने ये मुतनाज़ा सेंसस किए थे, जिन्होंने सही तरीके से उसको सुपरवाइज नहीं किया। हर सूबाई हुकूमत ये कह रही थी कि जो सेंसस के रिजल्ट की एक कॉपी जो है वो सूबाई हुकूमतों के पास होनी चाहिए ताकि रिकॉर्ड को आप कोऑपरेट कर सकें, टैली कर सकें, वो नहीं किया गया। तो जिम्मेदारी तो उन लोगों के ऊपर आयद होगी जो कि तमाम प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। बट मैं समझता हूँ ये हर शहरी का बुनियादी हक है कि ही शुड बी काउंटेड। हर सूबे का बुनियादी हक है कि उसकी पॉपुलेशन प्रॉपरली अकाउंट फॉर हो ताकि उसको उस आबादी के हिसाब से वसाइल मिल सके। सबसे दूसरा सवाल जो मीटिंग में झगड़ा हुआ था, अभी बात सामने आ रही थी, आपने उस वक्त ये कहा कि अली साहब आपका ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है और ये वजह भी थी, आपने ये जुमला क्यों इस्तेमाल किया? मैंने जुमला बिल्कुल इस्तेमाल किया और मैं समझता हूँ मैं तो बड़े पोलाइट तरीके से ये कहा कि अली साहब दिस इज नॉट द वे, ये मेरे अल्फाज थे। और मैंने क्यों कहा ये? क्योंकि मैंने एक वफाकी वजीर को चीजें पटकते हुए देखा, मैंने एक वफाकी वजीर को तल्ख कलामी करते हुए देखा, मैंने उस वफाकी वजीर को बिलिजरेंस और अग्रेशन यूज करते हुए देखा। उस मीटिंग में सिर्फ वो अकेले वफाकी वजीर नहीं थे, असद उमर साहब भी थे, अमीनुल हक साहब भी थे, नजीब हारून साहब भी थे। इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या सिंध हुकूमत से नहीं है, इन्होंने किसी ने इस तरह की बात नहीं की। तो जब एक वफाकी वजीर किसी मीटिंग के डेकोरम को खराब करेगा, बदतमीजी करेगा, शोर शराबा करेगा, चीजें पटखेगा, तो मैं समझता हूं मैंने तो बड़ी मुनासिब चीज कही कि दिस इज नॉट द वे। और जब अली जैदी साहब चले गए तो मैंने ये भी कहा दिस वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। और मैं हक रखता हूं ये कहने का कि अगर एक सरकारी मीटिंग में कोई शख्स इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो गैर मुनासिब है। लेकिन किसी का ये कहना कि मेरी वजह से ये झगड़ा हुआ, उस वक्त जब वो उठ के जाने लगे तो मैंने बड़े पोलाइट अंदाज से कहा दिस इज नॉट द वे। और मेरे वजीर आला ने भी ये कहा दिस इज नॉट द वे। अब अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि किसी सरकारी मीटिंग में
चीखना, चीजों को पटखना और जाते जाते मुगल्लेजात का इस्तेमाल करना, वो इखलाकी एतबार से दुरुस्त चीज है तो अल्लाह ताला उनकी इखलाकियात को दुरुस्त करे। मैं तो कुछ नहीं कह सकता। मेरे जो इखलाकी तकाजे हैं वो ये हैं कि मेरे लाख एतराजात हों वजीर आजम से, वफाकी हुकूमत से, मैं बदतमीजी करने पर, मुगल्लेजात इस्तेमाल करने पर, शोर शराबा करने पर ऑफिशियल मीटिंग में ना मैं बिलीव करता हूँ, ना मेरी सियासी तरबियत इस बात की इजाजत देती है। सर, पीडीएम के हवाले से वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे या खाली बातें हैं? और दूसरी बात ये कि हमें इत्तला है कि फहमीदा मिर्जा का आपने जिक्र किया, उनको वापस कोई मामला तय पा गए हैं पीपुल्स पार्टी में, मिर्जा खानदान जो है हसनैन मिर्जा या वो सब वापस आ रहे हैं, कोई बातें तय पा गई हैं एतजाज हसन साहब या कमर जमा खैरा की सरबराही में? इस हवाले से मेरे पास इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा के हवाले से या हसनैन मिर्जा साहब के हवाले से इससे बेहतर ये होगा कि आप उनसे उनका मौक़िफ़ ले लें। बट एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरे पास इसकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है। बाकी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो अप्रोप्रिएट टाइम पे इस्तेमाल की जाएगी। एक आईनी कानूनी ऑप्शन मौजूद है अपोजिशन पार्टीज के बाद और इंशाल्लाह उसको इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, आपने कितने अच्छे तरीके से बात की। मुर्तजा साहब, मैं कहता हूँ डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा, यही तरीकेकार होता है ना बात करने का। ये कौन होता है कि चीजें पटक दें, चीख के बात कर लें? ये कौन लोग हैं? ये इनकी क्या किस किस्म के इनके इक़्तिदार हैं? आपसे ये कहा कि आयोग जो है वो रोड काटने के हवाले से पिछले 2.5 सालों में कराची के कितने किलोमीटर हैं उनका आपको बनाओ रोड काटने बाकी नंबर 2 ये कि कराची में जो कचरा उठाने का मामला था वो भी काफी हद तक बेहतर हुआ, लेकिन कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हैं जहाँ पे कचरा नहीं उठाया। देखिए, पैचवर्क और रोड कार्पेटिंग का काम बुनियादी तौर पर केएमसी का और डीएमसी का है। और आप तमाम दोस्त जानते हैं कि पिछले 4 साल में ना केएमसी ने ना डीएमसी ने कोई काम किया। उनमें सिर्फ इख्तियारात का रोना रोया। आप पिछले 4 माह में आप देख सकते हैं कि केएमसी ने भी अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू कर दिया है और जो जो उनकी जिम्मेदारी है उनको निभाना शुरू कर दिया है। और डीएमसी ने भी ये काम करना शुरू कर दिया। चीजें जो है सही डायरेक्शन में जा रही हैं और वजीर आला सिंध केएमसी को डीएमसी को इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनको अपने रेवेन्यू जनरेशन पर फोकस करने की जरूरत है। माजी में वो काम केएमसी ने और डीएमसी ने नहीं किया। मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि एक टैक्स है जो कि केएमसी लेती है। कहते हैं ना इख्तियारात नहीं है हमारे पास। उस टैक्स का नाम है MUCP, जो केएमसी का इख्तियार है। 2016-17 में, 17-18 में, 19-20 में केएमसी ने अपने बजट में इस MUCP के मद में 1 अरब रुपए का टारगेट रखा था, 1 बिलियन रुपीज। ये कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसमें बीच में नहीं आती, कोई वफाकी हुकूमत बीच में नहीं आती। एक्सक्लूसिवली केएमसी का काम था ये। 1 अरब रुपए जो टारगेट अचीव किया उन्होंने। 1 साल उन्होंने शायद 15 करोड़ किया, 1 साल 17 करोड़ किया और 1 साल उन्होंने 23 करोड़ या 24 करोड़ रुपए इकट्ठा किया। यानी कि 25% अपना टारगेट उन्होंने अचीव किया। अगर मैं समझता हूं कि उन्होंने वो टारगेट ही मीट कर लिया होता तो केएमसी उन 4 सालों में अपने पैरों पर खड़ी रहती और जो जो उसकी जिम्मेदारियां थी उसको वो निभा पाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मेयर और चेयरमैन ने यह फैसला किया था कि उनको बार बार अपना ये बयानिया पेश करना है कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, तो बार बार वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते नहीं थे ताकि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बुरा शो कर सके। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उनके अदर है ये नहीं किया कि उनकी कोताही या उनकी काम ना करने की वजह से अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि हम काम नहीं करें। पिछले 4 सालों में अगर आप नजर डालें, जो काम भी कराची शहर में हुआ वो सिंध हुकूमत ने किया, चाहे वो पार्क्स की शक्ल में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ल में हो, रोड की शक्ल में हो। आज भी वो काम जारी और सारी और इंशाल्लाह उसको जारी और सारी रखा जाएगा। साहब हलीम अली शेख कहते हैं कि जिस दिन इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हुक्म किया तो
जो ना सिर्फ वज़ीर आला सिंध के खिलाफ जो है अदम एतमाद लेंगे बल्कि हुकूमत भी गिरा देंगे, क्या कहेंगे? ये 2.5 साल की साजिशों के बाद तो ऑपोजिशन लीडर बना ही है। 2.5 साल लगे हैं, 2.5 साल उस शरीफ आदमी को खाम खा में, 2.5 साल खुद कुछ बनने में, वो बनने में जो कि वो पहले दिन बन सकता था अगर उसकी सियासी जमात उसको सपोर्ट करती, ऑपोजिशन के अरकान उसको सपोर्ट करते। वो 2.5 साल में उसने इतना छोटा सा काम किया। वो कहता है कि कप्तान के एक ऑर्डर पे वो इतनी बड़ी हुकूमत जो कि अपने पैरों पर खड़ी है, किसी बेसाखी पर नहीं, मखलूत हुकूमत नहीं है, कोई हलीफ नहीं है हमारा, उसको गिराएंगे। मैं कहता हूँ वो शौक पूरा कर ले। वो कहते ना वो आगे बढ़ेंगे, शायद पीछे देखें तो लोग शायद उनको नजर ना आए। दूसरे सवाल की इजाजत दे दें। आखिरी बात ये बताइएगा, मीरा नवाज शरीफ साहब ने राब्ता किया था मौलाना फजल रहमान से और फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने जरदारी साहब को उनका मैसेज कर दिया। क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान दोबारा से कोई इख्तिलाफ बढ़ गए हैं? मेरे पास इस तरह की कोई इत्तलात नहीं है और मैं समझता हूँ सर पीडीएम के मौके पर टाइम है, चल रहे हैं उसके ऊपर और इंशाल्लाह 1 पॉइंट एजेंडा है कि जो नाकाम निकम्मी नाअहल आइन दुश्मन अवाम दुश्मन हुकूमत है इसको इंशाल्लाह घर बेचना। जी आते वक्त अरबाज मरदमशुमारी का मसला आप लोगों के पास है, लेकिन सरदस्त जो एक मसला इस वक्त कराची, खासतौर पर कराची के सरकारों के साथ है, वो है गैस की अदम फराहमी का। और अब कल वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि जो कैप्टिव पावर है उनकी भी गैस मुनक़ता कर दी जाए। अरबों रुपए के पावर प्लांट्स लगवाए गए उनसे और अब उनको अचानक कहा जा रहा है कि जाएं के इलेक्ट्रिक के पास 1000 मेगावाट अचानक के इलेक्ट्रिक के ऊपर डाल दिया गया कि वो फराहम करे। जब कारोबार बंद होगा, वजीर आजम और गवर्नर से ट्वीट करते हैं कि हमने 18% बरामदी ऑर्डर्स पकड़ लिए। बरामदी ऑर्डर्स तो आ गए, बना के भेजेगा कौन? केपीके में आइन के मुताबिक जो गैस वहां से निकलती है वहीं पर जा रही है। सिंध के अंदर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। आप लोग इस पर क्या कर रहे हैं? सियासी की मीटिंग तो हो नहीं रही, होती है बड़ा, अब होगा क्या आगे? आपने बड़ा क्या चाहिए? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, बड़ा अहम सवाल पूछा। पहले मैं अपना कानूनी मौक़िफ़ बयान करके फिर मैं वफाकी हुकूमत की क्लास लेता हूँ। आइन के मुताबिक जिस सूबे में गैस पैदा होती है उस सूबे की आवाम को प्रेसिडेंस हासिल है आर्टिकल 158 में। गैस मेजॉरिटी इस वक्त सूबाई सिंध से 68% पैदा हो रही है और कुछ गैस केपी से पैदा होती है। सिंध हाई कोर्ट ने इस हवाले से फैसला जारी कर चुकी है कि आर्टिकल 158 को फॉलो होने की जरूरत है और पेशावर हाई कोर्ट केपी के हवाले से फैसला कर चुकी है कि 158 को फॉलो होने की जरूरत है। बदकिस्मती के साथ केपी के अंदर उसको फॉलो किया जा रहा है, सिंध के अंदर उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। ये आइन शिकनी भी है और उन अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी है। बट खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है? खिलाफ हैदराबाद के नुमाइंदे हैं, लाड़काना के नुमाइंदे हैं, सक्खर के नुमाइंदे हैं, खैरपुर के नुमाइंदे। ज्यादती वफाकी हुकूमत कर रही है, आइन शिकनी वफाकी हुकूमत कर रही है। बार बार हमारे मजदूरों का इस्तेहसाल वफाकी हुकूमत कर रही है, हमारे सनतकारों का इस्तेहसाल वफाकी हुकूमत कर रही है। अब थोड़ा सा सनतकारों को भी सोचना चाहिए। कुछ सनतकार बड़े गुन गाते थे पीटीआई के, इमरान खान के। अब उनको मैं समझता हूँ ये सबक हासिल हो गया है कि इन लोगों ने सिर्फ बातें की हैं, काम करने पर बिलीव नहीं करते। मैं आपके तवज्जुह से इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि ये गैस हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए और वफाकी हुकूमत को मेक श्योर करना चाहिए कि हमारी सनतों को वो गैस मिले और ये जो उन्होंने एक तरफा फैसला किया है उस फैसले को वापस करने की जरूरत है। अब मैं आपको रोशनी इस बात पर डालना चाहूंगा कि फैसला क्यों हुआ है। के इलेक्ट्रिक की स्पॉन्सर कंपनी जो ओन करती है कराची इलेक्ट्रिक को, वो किसकी डोनर रही है, किसको माजी में फंड करती रही है, सबके सामने है। उसी कंपनी का माजी का चेयरमैन सीईओ आज किसका मुशीर है, किसका मौक़े खुसूसी है, ये आपको पता है, सबको पता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कराची के वो पर यूनिट बिजली का रेट भी बढ़ जाता है जल्दी,
वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि एक मुआवने खुसूसी की कंपनी कराची इलेक्ट्रिक को फ्यूल सप्लाई करती है। तो ये आप तमाम चीजें चेक कर लें तो इन सवालात के जवाब मिलेंगे। 3 सवाल मैंने आपके सामने उठा दिए। क्या 158 आर्टिकल को फॉलो किया जा रहा है? नहीं। क्या कराची इलेक्ट्रिक के माजी के चेयरमैन सीईओ इस वक्त मुशीर मुआवने खुसूसी वजीर आजम के हैं या नहीं? क्या किसी मुआवने खुसूसी मुशीर की कंपनी कराची इलेक्ट्रिक को फ्यूल सप्लाई करती है कि नहीं? ये 3 सवाल के जवाब, वो जो सवाल पूछते ना यूं करके चीजें पटक के, वो सवाल ये पूछते हैं। तो बड़ी मेहरबानी।